दुनिया में प्राकृतिक आपदा होगी, उतने ही अधिक दुनिया में संतुलन बिगड़ेगा, असंतुलन बढ़ेगा। ये कोई ज्योतिष व्यक्ति का कहना नहीं है, कोई पाखंडी व्यक्ति का कहना नहीं है। भौतिक शास्त्री इस देश में, जिनको भारत सरकार ने पुरस्कार दिया है, प्रोफेसर मदन मोहन, उनकी रिसर्च है, उनकी थीसिस है। 20 साल काम किया उन्होंने इस विषय पर। उन्होंने काम किया कि जहां जहां कत्ल खाने दुनिया में हैं, भारत में, और वहां जाकर उन्होंने रहकर देखा, शॉक वेव्स को उन्होंने एब्जॉर्व किया और उनको नापा, उनको तौला, उनका अभ्यास किया और उन्होंने पाया कि ज्यादा से ज्यादा दुनिया में प्राकृतिक रूप से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनका एक बड़ा कारण कत्ल खाने हैं और उनमें से निकलने वाले जानवरों की चीख पुकार है। बहुत बड़ा नुकसान पूरी दुनिया इसमें झेल गई। और एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया को। एक तरफ जानवर कट रहे हैं, मनुष्य का खाना जानवरों को खिलाया जा रहा, वो तो है ही। मनुष्य के लिए जो स्थान सुरक्षित है रहने के लिए और जीवन यापन करने के लिए, उस स्थान को जानवरों के लिए आरक्षित किया जा रहा है। क्योंकि ये जो कत्ल खाने बनते हैं, इन कत्ल खानों की जगह 1-2 वर्ग मीटर की नहीं होती, 1-2 वर्ग किलोमीटर की नहीं होती, हजारों वर्ग किलोमीटर में कत्ल खानों के चरागाह बनाए जाते हैं और उनमें रेंच बनाए जाते हैं। जिन स्थानों पर आदमी रह सकता है, मनुष्य रह सकता है, ऐसे हजारों किलोमीटर के स्थान जानवरों के बाड़े के रूप में विकसित किए जाते हैं, ताकि कत्ल करने वाले जानवरों को वहां विकसित किया जा सके। मैं एक और छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, कितनी क्रूरता है इस दुनिया में, जो जानवरों की हिंसा करने वाली दुनिया है या अत्याचार करने वाली दुनिया है। गाय के बछड़े का मांस अभी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। गाय का मांस तो सारी दुनिया में बीफ के नाम पे खाया जाता है। व्हील नाम पर एक मांस बनता है जो गाय के बछड़े का होता है। ये व्हील मांस यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा खाया जाता है। उसके बारे में पता किया जब मैंने, तो मालूम हुआ गाय का बछड़ा या बछड़ी जब पैदा हो जाता है और मात्र 24 घंटे का होता है, तभी उसको उसकी मां से अलग कर दिया जाता है। मात्र 24 घंटे की देरी में। आप जानते हैं गाय वैसी ही है जैसे कोई माँ होती है, जैसे कोई स्त्री होती है। कोई भी स्त्री, कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म के तुरंत बाद दूध पिलाती है और उस बच्चे को बड़ा करने के प्रयास में लग जाती है। वैसे ही गाय की भी भावना है कि बच्चे का जन्म होते ही वो अपना दूध बच्चे को पिलाए और उसको बड़ा करे। गाय का दूध पीने से बच्चे में थोड़ी पुष्टि आती है, ताकत आती है, उसकी मांसपेशियों का विकास होता है, उसके शरीर का विकास होता है। एक दिन का भी बच्चा नहीं होता, जन्म लेते ही उसको हटा लिया जाता है। फिर उस बच्चे को ले जाकर एक ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां ना वो खड़ा हो सकता है, न बैठ सकता है, न लेट सकता है। आप एक ऐसे स्थान की कल्पना करो जहां गाय का बच्चा खड़ा भी ना हो सके, बैठ भी ना सके, लेट भी ना सके। कितना संकुचित और कितना छोटा सा स्थान होगा। वहां ले जाकर एक दिन के गाय के बच्चे को रख दिया जाता है और फिर उसको उतनी ही बेदर्दी से कत्ल किया जाता है जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बता रहा था। एक तरफ गर्दन काट के खून निकालते हैं, पूरी गर्दन एक बार में नहीं काटते, फिर मांस के लिए अलग हिस्सा करते हैं, पांव अलग काटते हैं, एक एक हिस्सा उसका अलग अलग काटते हैं। मांस खाने वालों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये जो गाय के एक दिन के बच्चे का मांस होता है, ये दुनिया में सबसे महंगा बिकता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नरम होता है, सबसे ज्यादा मुलायम होता है। जो मांस खाने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है। तो कुछ लोगों के जीभ का स्वाद बना रहे और कुछ लोगों को ये नरम मुलायम मांस मिलता रहे, इसके लिए करोड़ों गाय के बच्चों को जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर बच्चों को मां से अलग कर दिया जाता है और ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां ना खड़े हो सके, ना बैठ सके, ना लेट सके, और उसके बाद उनकी बर्बरता से, निर्ममता से हत्या की जाती है और कुछ लोगों को अपने पेट की आग उसी से बुझाने का रास्ता खुलता है। आप सोचिए इतनी खतरनाक और इतनी दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति किसकी हो सकती है? मांस खाने वालों के अलावा दुनिया में इतने दुष्ट प्रवृत्ति के और कौन से लोग हो सकते हैं जो एक दिन के गाय के बच्चे के मांस को खा सके? एक दिन के गाय के बच्चे को उसकी मां से अलग करके उसका बर्बरता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक कत्ल करके उसके मांस को खाएं। ऐसी दुनिया में उद्योगों में बहुत तेजी से बढ़त हो रही है, बहुत रफ्तार के साथ ये उद्योग आगे बढ़ रहा है और ये उद्योग आगे बढ़ते बढ़ते सारी दुनिया की करोड़ों गाय के लिए नासूर बन गया। कैलिफोर्निया में दुनिया का सबसे बड़ा कत्ल खाना चलता है। कैलिफोर्निया का जो कत्ल खाना है, उस कत्ल खाने का आंकड़ा है कि एक दिन में वहां 36,000 गाय काटी जाती है।
भारत का सबसे बड़ा कत्ल खाना है, आंध्र प्रदेश में एक है और मुंबई में, महाराष्ट्र में एक है। उसके आंकड़े हैं कि वहाँ एक दिन में 14,000 जानवरों को काटा जाता है। तो भारत का जो सबसे बड़े कत्ल खानों के आंकड़े हैं, उनमें एक दिन में 14,000 जानवर कटते हैं। अमेरिका के जो सबसे बड़े कत्ल खानों के बारे में जानकारी है, वहाँ एक दिन में 36,000 बड़े जानवर कटते हैं। तो कैलिफोर्निया का जो सबसे बड़ा कत्ल खाना है, वहाँ 36,000 गाय रोज कटती है। उस कत्ल खाने में काम करने वाले एक व्यक्ति ने आंखों देखा वर्णन किया है और उसके द्वारा लिखा हुआ एक छोटा सा बुकलेट है। वो कहता है कि कई बार मैंने ये देखा कि गाय के एक दिन के बच्चे को जब हम कत्ल करने के लिए गाय से छीन कर ले आते हैं, तो वो गाय पागलों की तरह से अपने बच्चे को ढूंढने के लिए भागती है और रास्ते में कोई भी मिल जाए उसको टक्कर मार सकती है, उसको घायल कर सकती है। उसको अपना बच्चा देखना होता है, उसको चाटना होता है, उसको चूमना होता है। और वो कहता है हमने देखा है कि गाय के बच्चे को काटते समय, उसका कत्ल करने के समय गाय पागलों जैसी स्थिति में व्यवहार करने लगती है और अंत में फिर उस गाय का भी कत्ल किया जाता है। आप सोचिए कि बच्चे का कत्ल किया, गाय पागल हो गई और उस गाय का कत्ल किया और उस गाय का मांस लोग खा रहे हैं, तो वो पागल नहीं होंगे? आप सोचिए, गाय अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बिलखती है, तड़पती है, परेशान होती है। जैसे कोई माँ होती है वैसे ही गाय होती है। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के कत्ल खाने में काम करने वाला आदमी लिखता है अपनी उस बुकलेट में कि मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है कि गाय पागलों की तरह से घूमती है, बच्चे को ढूंढती है, जब नहीं मिलता है और रास्ते में कोई भी मिल जाए उसको, वो उसको टक्कर मार देती है, घायल कर देती है। इतनी शक्ति उस गाय में पैदा हो जाती है। हालांकि वो गाय एक ही दिन की सद्य प्रसूता होती है, माने एक दिन पहले ही माँ बनी होती है, फिर भी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए तड़पती है और इतनी ताकत उसमें आ जाती है। ऐसी स्थिति में करोड़ों करोड़ों गायों को परेशान करके, तड़पा के, उनके बच्चों को उनसे छीनकर, उनको बिलखता छोड़कर जब कत्ल किए जाते हैं और उसका मांस दुनिया के लोगों को परोसा जाता है, तो किस तरह के लोग बनेंगे इस मांस को खाने वाले? किस तरह की वृत्ति होगी ऐसे लोगों की जो इस तरह का मांस खाते हैं? आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे भारत में हजारों वर्षों से एक बात कही जाती है और वो बात 100% सच है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अगर आप ऐसे तड़पती हुई गाय के, बिलखती हुई गाय के बछड़े का मांस खाएंगे, अगर आप ऐसी तड़पती हुई गाय, बिलखती हुई गाय का मांस खाएंगे, या जानवरों के ऊपर क्रूर हिंसा द्वारा पैदा किए हुए मांस को आप खाएंगे, तो आपके मन में सात्विकता तो आ ही नहीं सकती। आपके मन में कोई खतरनाक किस्म की वृत्ति ही जन्म लेगी, कोई राक्षसी वृत्ति ही जन्म लेगी, कोई दुष्ट वृत्ति ही जन्म लेगी। और शायद उस दुष्ट वृत्ति और राक्षसी वृत्ति का अंतिम दुष्परिणाम वही होगा कि दुनिया में खतरनाक किस्म के चोर, डकैत, लुच्चे, लफंगे, लुटेरे, बलात्कारी, व्यभिचारी लोग पैदा हों जो इस तरह के मांस को खाने के बाद निकलें। उनमें से सात्विक लोगों के निकलने की तो दूर दूर तक संभावना नहीं, क्योंकि हम जानते हैं और मानते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो इस तरह का मांस अगर खाते हैं और उस तरह के मांस को खाकर हम हमारा जीवन चलाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, तो इससे ज्यादा तो खराब लोगों के पैदा होने का दूसरा कोई तंत्र दुनिया में नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मांस खाने वाले लोगों के बारे में और मांस का उत्पादन करने लोगों के बारे में सारी दुनिया में एक राय बननी चाहिए और एक अभियान चलना चाहिए कि हर मांसाहारी आदमी को समझाया जाए और उसको शाकाहारी बनाया जाए और मांस पैदा करने वाले उद्योगों को कहा जाए कि भाई तुमको पैसा कमाना है, उद्योग चलाना है, रोजी रोटी चलानी है, तो दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम है करने के लिए। गेहूं का उत्पादन करो, मांस का उत्पादन क्यों करते हो? चावल का उत्पादन करो, मांस का उत्पादन क्यों करते हो? दूध का उत्पादन करो, मांस का उत्पादन क्यों करते हो? दही और घी का उत्पादन करो, मांस का उत्पादन क्यों करते हो? क्योंकि दूध, दही, घी भी उन्हीं जानवरों से मिलता है जिन जानवरों से मांस मिलता है। एक छोटी सी बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि सारी दुनिया में मांस से बनने वाला जो भोजन है और सबसे ज्यादा जो बिकने वाला भोजन है उसको हैमबर्गर कहते हैं। उसको शॉर्ट में बर्गर कह देते हैं। उसका मूल नाम है हैमबर्गर। ये हैमबर्गर जो बनाया जाता है ये गाय के मांस से बनाया जाता है। ये गाय के मांस से बनने वाला हैमबर्गर ये बनता है, मैं थोड़ी देर जो पहले बता रहा था, गाय के एक दिन पहले के पैदा हुए बच्चे के मांस से। हैमबर्गर उसी से बनता है।
गाय का बछड़ा जो पैदा हुआ 24 घंटे में गाय से उसको अलग कर दिया, उसका कत्ल करके जो मांस पैदा हुआ उससे हैमबर्गर बनता है। तो ये जो हैमबर्गर बनाया जाता है सारी दुनिया में, और इसको बनाने वाली जो कंपनी है पूरी दुनिया में, वो इसी तरह गाय का पालन करती है और बछड़ों को गायों से अलग कर करके उनका मांस बनाते हैं। अब ये हैमबर्गर बनाते समय इसका रंग सफेद रहे और इसका रंग लाल हो जाए, उसकी कीमत में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। अगर सफेद रंग का मांस है वो बहुत कीमती है, लाल रंग का मांस हो जाएगा उसकी कीमत गिर जाती है। तो गाय का बछड़े का मांस हैमबर्गर बनाते समय पूरा सफेद रहे, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट रहे, उसमें थोड़ा भी लाल रंग ना आने पाए, रेडिश ना होने पाए, इसके लिए गाय को बहुत सारे दिनों तक भूखा रख के उसको एनीमिया का शिकार बनाया जाता है। आप जानते हैं एक बीमारी होती है एनीमिया, जिसको हम सब कहते हैं ना, रक्त की कमी, खून की कमी, रक्त की अल्पता, खून की अल्पता। तो गाय के शरीर में अगर खून जरूरत से ज्यादा है तो उसका जो मांस निकलेगा और उसके बच्चे का मांस निकलेगा वो हल्के लाल रंग का हो जाएगा। लेकिन हल्के लाल रंग का जो मांस है उसकी कीमत गिर जाती है दुनिया में, वो कम कीमत पे बिकता है। इसलिए ज्यादा कीमत पर मांस बिके गाय के बछड़े का, अधिक कीमत मिले, इसके लिए गाय को एनीमिया नाम की बीमारी का शिकार बनाते हैं, रक्त की अल्पता नाम की बीमारी का शिकार बनाया जाता है। और गाय को इस बीमारी का शिकार बना के उसके बच्चे को इस बीमारी में लाया जाता है। तो गाय जब गर्भवती होती है, मां बनने वाली होती है, तो गर्भ के समय में उसको जो पोषण मिलना चाहिए ताकि उसको रक्त की कमी ना हो, खून की कमी ना हो, जैसे हम हमारे घर में हमारी माँ की देखभाल करते हैं जो गर्भवती होती है, और हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि गर्भवती माँ को कभी भी रक्त की कमी ना हो, खून की कमी ना हो। इसके लिए डॉक्टर अलग तरह से दवाएं लिखता है, घर वाले भोजन की अलग व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही गाय के साथ होता है। लेकिन ये कितने क्रूर लोग हैं, कितने दुष्ट लोग हैं जो मांस का उत्पादन करते हैं पूरी दुनिया में, कि ये हैमबर्गर बनाना है, सफेद रंग का मांस मिले तो ज्यादा अच्छा बनेगा, तो उसके लिए गाय के खून में कमी आए, गाय के बच्चे के खून में कमी आए, तो गाय को गर्भावस्था में पूरा खाना नहीं देते, आधा भूखा रखते हैं उसको। कभी कभी तो उसके कुल भूख का मात्र 1/3 खाना ही देते। और कितने दिन, लगभग गाय के पूरी गर्भावस्था के समय में, जो वो लगभग 9 महीने 10 महीने तक, गाय लगभग 9 महीने में मां बनती है, भैंस लगभग 10 महीने में मां बनती है। तो गाय को 9 महीने तक लगातार पूरा भोजन ना देकर, कम भोजन देकर, उसकी जरूरत का 1/3 और आधा ही भोजन देकर उसको जिंदा रखा जाता है। और मरने भी ना पाए और ठीक से जिंदा भी न रहने पाए, ऐसी स्थिति में उसको रख के उसको खून की कमी पैदा की जाती है, और उस खून की कमी में उसका मांस थोड़ा सफेद हो जाता है। आपने देखा है किसी व्यक्ति में खून की कमी हो, किसी माँ बहन बेटी को खून की कमी हो ना, तो लगती है कि वो थोड़ी गोरी है। बहुत सारी माताएं बहनें बेटियां जो दिखने में बहुत गोरी लगती हैं, उनका जब रक्त परीक्षण किया जाता है तो पता चला खून की कमी होती है। उनको लगता है कि वो गोरी दिख रही हैं, ज्यादा सफेद दिख रही हैं, या रंग में थोड़ा हल्का पीलापन आया। वास्तविकता जब पता चलती है कि खून की कमी है, शरीर में रक्त की कमी है। तो जब रक्त की कमी होती है तो शरीर में हल्का पीलापन और सफेदी आ जाती है। तो गाय के शरीर में भी खून की कमी लाके उसमें सफेदी और पीलापन लाया जाता है, ताकि उसका मांस सफेद निकले, उसके बच्चे का मांस सफेद निकले, और उसके बाद फिर उसकी हत्या हो, और उसकी हत्या के बाद मांस सारी दुनिया में बेचा जाए। इतनी क्रूरता गाय, बच्चे और जानवरों के साथ मांस का उत्पादन करने वाले लोग करते रहते हैं। और इस क्रूरता में हर दिन अमेरिका में 90,000 गाय कटती है। इस क्रूरता में हर दिन 90,000 गाय इसी क्रूरता के साथ अमेरिका में काटी जाती है। जब हम रात को सोकर सवेरे उठते हैं और 24 घंटे हमारे दिन के बीत जाते हैं, उतनी देर में अमेरिका में 90,000 गाय कट जाती है। भारत में भी आंकड़े बहुत खराब हैं। इस भारत देश में भी हर दिन लगभग 14,000 गाय कट जाती है इसी क्रूरता से। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि अमेरिका में तो गाय को कत्ल करने के लिए बाकायदा कानून है। अमेरिका में केंद्र स्तर पर कानून है, राज्य स्तर पर कानून है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्यों की राज्य सरकारों ने गाय को कत्ल करने के लिए कानून बना रखे हैं। लेकिन भारत में तो 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी राज्य सरकारों ने गाय के संरक्षण के लिए कानून बना रखे हैं।
गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, इसके लिए कानून बना रखे हैं। फिर भी भारत के उन 17 राज्यों में रोज गाय कटती है और रोज कटने वाले गाय की संख्या इस समय 14,000 के आसपास है। अमेरिका में हर साल लगभग 1,000 करोड़ जानवर कटते, हर साल 1,000 करोड़ जानवर कटते। इसी तरह यूरोप के देशों में हर साल करीब 700 करोड़ जानवर कटते हैं। इसी तरह चीन में हर साल लगभग 350 से 400 करोड़ के आसपास जानवर कटते हैं और भारत में हर साल, मैंने आपसे कहा, करीब 10 करोड़ जानवर कटते हैं। सारी दुनिया में ये कटने वाले जानवरों की संख्या लगातार बढ़े और इसकी वृद्धि हो, इसके लिए मांस उत्पादन करने वाली कंपनियां लगी हुई। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा शोध हुई है पिछले 50 साल में इस विषय पर कि शाकाहारी जीवन अच्छा या मांसाहारी जीवन अच्छा। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने ये बताया है, अमेरिका के भी वैज्ञानिक, यूरोप के भी वैज्ञानिक, भारत के भी वैज्ञानिक, चीन के और लैटिन अमेरिका के, दुनिया के सभी क्षेत्रों के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि शाकाहारी व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ होता है, मांसाहारी व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है और हमेशा तकलीफों में रहता है। इनको अगर आंकड़ों में मैं बताने की कोशिश करूं तो एक शाकाहारी आदमी को एक मांसाहारी आदमी की तुलना अगर करें तो एक मांसाहारी आदमी में शाकाहारी आदमी की तुलना में 23 गुना ज्यादा जल्दी कैंसर होने की संभावना होती है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि एक साधारण आदमी में अगर साल भर में कैंसर विकसित होने की संभावना है तो मांसाहारी आदमी में उससे 23 गुना कम समय में कैंसर होने और विकसित होने की संभावना। इसको और सरल भाषा में समझाऊं, एक शाकाहारी आदमी को 23 साल में अगर कैंसर होगा तो एक मांसाहारी आदमी को 1 साल में ही हो जाएगा और मरने की संभावना उसकी 1 साल में ही पैदा हो जाएगी। मतलब इसको ऐसे कहें कि शाकाहारी आदमी 23 साल ज्यादा जिंदा रहेगा, मांसाहारी आदमी उससे 23 साल पहले मरेगा कैंसर की स्थिति में। इसी तरह से डायबिटीज है और हार्ट अटैक है। डायबिटीज और हार्ट अटैक के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो शाकाहारी आदमी है उससे 40 गुना ज्यादा संभावना है मांसाहारी आदमी के डायबिटिक होने की और उसके हार्ट अटैक आकर मर जाने की। इसी तरह से अन्य बीमारियां हैं, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मोटापा है, फैटी होना है, ओबेसिटी होना है। इसकी संभावना तो कई 100 गुना ज्यादा है मांसाहारी लोगों में शाकाहारी की तुलना में। सारे दुनिया के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि शाकाहारी जीवन ही स्वस्थ जीवन है और शाकाहारी जीवन को जीकर ही आप ज्यादा दिन जिंदा रह सकते हैं। मांसाहारी होकर तो बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे और मरेंगे। इसमें संभावनाएं क्या क्या है? जो मांसाहारी लोगों के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है वो ये कि जो मांस उत्पन्न हो रहा है वो बहुत ही खराब तरीके से होता है। सबसे बड़ा खराब तरीका कि जानवरों को जहां पाला जाता है और रखा जाता है वो जगह बहुत छोटी होती है और जानवर उसमें ज्यादा भरे जाते हैं। और छोटी जगह में ज्यादा जानवरों को जब भरा जाता है तो जानवरों के आपस में जो तनाव की स्थिति पैदा होती है, अक्सर जो सुअर का मांस पैदा करने वाली कंपनियां है ना, उनके जो बाड़े होते हैं उनको अंग्रेजी में रेंच कहते हैं। तो सुअरों के जो रेंच होते हैं उसमें हर सुअर दूसरे की पूंछ काट लेता है क्योंकि वो तनाव में रहता है हमेशा। और तनाव में रहने का कारण क्या है? एक सुअर को रहने के लिए कम से कम जितना स्थान चाहिए उतने में 10 सुअर को रख देते हैं। एक मुर्गे को रहने के लिए कम से कम 4 स्क्वायर फीट जगह लगती है, 4 स्क्वायर फीट में तो 10 मुर्गों को जबरदस्ती रख देते हैं। एक गाय को रहने के लिए न्यूनतम जितनी जगह चाहिए उसमें 10 गाय को रख देते हैं। एक भेड़ को रहने के लिए, बकरे को रहने के लिए जितनी जगह चाहिए उसमें 10 गुने ज्यादा रख देते हैं। तो जानवर हमेशा तनाव में रहते हैं क्योंकि जगह कम होती है उनको रहने के लिए। आप ही एक इसको रहने की कोशिश करके देखिए कभी। एक कमरा है जिसमें एक व्यक्ति आसानी से रह सकता है, उसमें 10 लोग रहना शुरू कर दीजिए और लगातार 2, 4, 6 महीने रहकर देख लीजिए, आप अच्छे खासे स्वस्थ आदमी हैं, पागल होने की स्थिति में आप आ जाएंगे। तनाव इतना बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन आपको इतना बढ़ जाएगा, परेशानियां आपको इतनी बढ़ जाएंगी। तो वो जानवर तो महीनों ऐसे ही रहते हैं, उनको तनाव बहुत होता है। और तनाव के समय में उनके शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स बहुत निकलते हैं
स्ट्रेस हार्मोन का सबसे ज्यादा सीक्रेशन उनके शरीर में उस समय होता है। और उसी समय जब उनको काटा जाता है तो भय और उनको होता है, डर और उनको होता है। तो डर और भय की स्थिति में जब जानवर काटे जाते हैं तो उनके खून में वो सारे के सारे निगेटिव हार्मोन्स या स्ट्रेस हार्मोन, जो तनाव देने वाले हार्मोन है, वो रहते हैं। और थोड़े बहुत मांस में भी रहते होंगे, मांसपेशियों में भी रहते होंगे। और मांसपेशियां और मांस का ही हिस्सा है जो लोग खाते हैं, तो उनके शरीर में वो सब जाते हैं और उसके कारण तरह तरह की बीमारियां लोगों को होती हैं। इसलिए दुनिया में कहा गया है कि मांसाहारी लोगों को शाकाहारी लोगों की तुलना में ज्यादा बीमारियां होती हैं और उनके मरने की सबसे जल्दी संभावना होती है। इसके अलावा दुनिया में और एक महत्व की बात देखी गई है, वो ये कि जो शाकाहारी लोग हैं उनमें दया, प्रेम, करुणा ये सबसे ज्यादा तीव्र गति से और सबसे उच्च स्थिति में मिलती है। सारी दुनिया में कई जगह अभ्यास किया गया, कई जगह अध्ययन किया गया, अलग अलग समूह बनाकर, एक तरफ मांसाहारी लोग हैं, एक तरफ शाकाहारी लोग हैं, तो देखा यह गया कि जो शाकाहारी लोग हैं उनमें दया है, उनमें प्रेम है, उनमें करुणा है, उनमें वात्सल्य है, उसमें ममता है, उसमें ममत्व है। सब तरह के मानवीय गुण सबसे ज्यादा शाकाहारी लोगों में है। और हिंसा है, हिंसा के साथ साथ चोरी, चपाटी, डकैती, बलात्कार की भावना, एक दूसरे को दुष्टता के स्तर पर देखने की भावना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना, ये सबसे ज्यादा देखी गई है मांसाहारी लोगों में होती है। और दुनिया में हम देख भी रहे हैं कि इस समय जो हिंसा का सबसे बड़ा दौर चल रहा है पूरी दुनिया में, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है पूरी दुनिया में, आप ध्यान दीजिए, वो सारा का सारा इलाका मांसाहारी लोगों का है। और मांसाहारी लोगों के इलाके में होने वाली जो हिंसा है वो जल्दी खत्म नहीं होती है। 10, 20, 50 साल नहीं, सैकड़ों सैकड़ों साल वो हिंसा चलती है और इस हिंसा में से प्रतिहिंसा चलती है और वो पूरा इलाका हमेशा के लिए अशांत और अशांति में डूब जाता है। दुनिया में जहां शाकाहार बहुत ज्यादा है उन देशों में आप देख लो काफी शांति मिलेगी। मैंने ये देखा इस अध्ययन में कि जो शाकाहारी लोग हैं वो गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हैं, उनमें कुछ महामारियां भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शांति उन्हीं के इलाके में जहां सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग हैं पूरी दुनिया। और जहां मांसाहारी लोग हैं उनमें अमीरी हो सकती है, उनमें अमीरी है, उनमें समृद्धि है, उनमें संपत्ति है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा उनके बीच में है और मानसिक हिंसा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अशांति उनके बीच में। दुनिया में जिन देशों में मांस सबसे ज्यादा खाया जाता है वहां मानसिक रोगी सबसे ज्यादा है। एक छोटे से देश की कहानी बताता हूँ। स्पेन नाम का एक देश है और स्वीडन नाम का एक देश है। स्वीडन को दुनिया में कहा जाता है सबसे ज्यादा अमीर देश है। स्वीडन को कहा जाता है वहां विकास का मानदंड सबसे ऊंचा है। परम पूजनीय स्वामी जी थोड़ी देर पहले अपने व्याख्यान में कह रहे थे ना कि संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट बनती है मानवीय विकास की सूचकांक रिपोर्ट, उसमें स्वीडन हमेशा नंबर 1 पर रहता है, भारत हमेशा 136 नंबर पर रहता है। स्वीडन के बारे में कहा जाता है कि वहां के लोगों को कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उनके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, उनके यहाँ मारामारी नहीं है, उनके यहाँ वगैरह वगैरह बहुत सारे दुख नहीं है। उस स्वीडन के बारे में अभी मैं थोड़ा अभ्यास कर रहा था, यही शाकाहार मांसाहार के हिसाब से। तो स्वीडन है तो छोटा सा देश, लेकिन मांस सबसे ज्यादा खाया जाता है और मांस का उपभोग सबसे ज्यादा है। तो स्वीडन के कुछ डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया, वो इस बात के लिए कि स्वीडन की सड़कें दुनिया में सबसे अच्छी हैं, सबसे अच्छी सड़कें हैं पूरी दुनिया में स्वीडन में है। ऐसा कहा जाता है कि स्वीडन की सड़कें हैं वो रबर की सड़कें हैं। जैसे आप रबर की सड़क पर चल रहे हैं तो स्वीडन की सड़कें इतनी अच्छी हैं। लेकिन स्वीडन के वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे ज्यादा दुनिया में पीठ दर्द के मरीज अगर कहीं हैं तो वो स्वीडन में ही है। जिनकी सड़कें सबसे अच्छी हैं, जहां पर गाड़ी ऐसे चलती है जैसे पानी में मछली फिसलती हो, वहां के लोगों के पीठ में दर्द क्यों होना चाहिए? भारत जैसे देश की सड़कों के बारे में ये कहा जाए तो समझ में आता है, क्योंकि भारत में तो सड़कें कम है, खड्डे ज्यादा हैं। यहाँ तो सड़क के बीच में खड्डे नहीं है, खड्डों के बीच में से सड़क निकलती है। यहाँ के लोगों के पीठ में दर्द हो तो समझ में आता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन स्वीडन के लोगों के पीठ में सबसे ज्यादा दर्द क्यों है? तो वहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है
कि ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है वहाँ के लोगों को। मनोदैहिक जो चिकित्सा करने वाले वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि इसकी ज्यादा असंतुलन में से पैदा हुई बीमारियां हैं, उनका सड़कों से कोई लेना देना नहीं है। और उनका कहना है कि ये बीमारियों का एक बड़ा कारण उनके यहाँ है, वो मांसाहारी भोजन है और मांसाहारी जीवों की हत्या है और उनसे निकलने वाली हिंसा है। तो ये अभी अध्ययन सारी दुनिया में हो रहे हैं और बता रहे हैं कि कैंसर ज्यादा हो रहे हैं, डायबिटीज ज्यादा हो रही है, हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज ज्यादा हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है, मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, हमारे घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, कंधों के दर्द ज्यादा बढ़ रहे हैं मांसाहारी लोगों को। तो हम क्यों फालतू में इस दुनिया में जाएं, मांस खाने वाले बने। इसलिए मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, मैं तो ये मान के आपसे ये बात कह रहा हूँ कि हम में से तो शायद ही कोई भारत स्वाभिमान का कार्यकर्ता होगा जो मांसाहारी अब तक बचा होगा, अन्यथा तो वो शाकाहारी हो गया होगा। प्राणायाम करते करते, योग करते करते, बार बार आस्था चैनल पर परम पूजनीय स्वामी जी का व्याख्यान सुनते सुनते अब तक तो सभी भारत स्वाभिमान के जो कार्यकर्ता हैं, भारत स्वाभिमानी है, वो सब शाकाहारी हो गए होंगे। लेकिन गलती से कोई एक आध बच गया है तो अब हो जाना चाहिए, उसको बहुत जल्दी से जल्दी शाकाहारी हो जाना चाहिए, उसको मांसाहारी रहना ही नहीं चाहिए। अभी कई बार ये मांसाहारी लोग एक कुतर्क देते हैं, वो ये देते हैं कि मांस में प्रोटीन ज्यादा मिलती है और प्रोटीन का दूसरा हमारे पास कौन सा स्रोत है अगर हम मांस नहीं खाएं तो। आपको सुनकर ताज्जुब होगा और हैरानी होगी कि मांस में जितनी प्रोटीन मिलती है लगभग उतनी ही और उससे थोड़ी ज्यादा प्रोटीन हमको दालों में मिलती है। अगर आप 1 किलो मांस खाते हैं और 1 किलो मांस में जितनी प्रोटीन आपको मिलने वाली है उससे ज्यादा प्रोटीन 1 किलो मूंग की दाल खा लो, उसमें मिल जाएगी आपको। 1 लीटर दूध पी लो, उसमें उससे ज्यादा प्रोटीन आपको मिल जाएगी। और 1 लीटर जो है ना, अगर आपको कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम के साथ साथ दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो 1 किलो मांस खाने से अच्छा है 1 लीटर गन्ने का रस पी लो, 1 लीटर संतरे का रस पी लो, 1 लीटर मौसम्मी का रस पी लो, गाजर का रस पी लो, टमाटर का रस पी लो। मांस से तो कई गुना सस्ता है और कैल्शियम देने में मांस से ज्यादा आगे है, प्रोटीन देने में आगे है, हजम बहुत जल्दी हो जाता है, पाचन उसका बहुत जल्दी हो जाता है। तो 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 किलो दूध पीना, 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 किलो दाल खाना, 1 किलो मांस खाने से अच्छा 1 लीटर जूस पी लेना। हर स्थिति में शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन से क्वालिटी में बहुत अच्छा है और कीमत में बहुत सस्ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कैलकुलेशन किया, वो ये कि अगर हम 1 एकड़ खेत में खेती करें और 1 एकड़ खेत की खेती में साल में 4 फसल लें और 4 फसल में गेहूं भी हो, 4 फसल में चावल भी हो जाए, 4 फसल में दालें भी हो जाए, कुछ सब्जियां भी हो जाए, तो 1 एकड़ खेत में जितनी खेती हम करेंगे साल भर में उसमें 22 लोगों का भोजन हम दे सकते हैं। 1 एकड़ खेत में खेती करके 22 लोगों का पेट भरा जा सकता है पूरे साल में जितना उत्पादन होगा। उसी 1 एकड़ खेत में जितना अन्न पैदा हो उस पूरे अन्न को किसी जानवर को खिलाया जाए और उसका मांस पैदा किया जाए तो उस मांस से पूरे साल में सिर्फ 2 लोगों का ही पेट भर सकता है। 1 एकड़ खेत में हम खेती करके अन्न पैदा करें तो 22 लोगों का भोजन मिलता है। उसी 1 एकड़ खेत में जो अन्न पैदा हो रहा है वो जानवरों को खिला दिया जाए, जो जानवर उस मांस को खाएंगे और उसमें से जो मांस पैदा होकर आदमी को खाने को मिलेगा वो सिर्फ 2 आदमी का पेट भर सकता है। बहुत साल पहले हमारे देश में एक महान विचारक और चिंतक पैदा हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, बहुत छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत ही सुंदर है। मेरे विद्यार्थी जीवन में मैंने उस पुस्तक को बार बार पढ़ा था। उस पुस्तक का नाम है गो करुणा निधि। गो करुणा निधि पहली पुस्तक थी जिसको मैंने पढ़ा जिसमें गाय के बारे में आर्थिक मूल्यांकन और विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती के पहले शायद किसी भारतीय चिंतक और विचारक को गाय के आर्थिक पक्ष के बारे में इतना बड़ा अंदाजा नहीं था। तो महर्षि दयानंद जी ने भी यही लिखा है कि एक गाय को काटकर उसका मांस खिलाओ तो बहुत मामूली से थोड़े से लोगों का जीवन चल सकता है, लेकिन उसी गाय को जिंदा रखो और उसके दूध का और दूध के अलावा दूसरी वस्तुओं का उपयोग करो तो उससे कई गुना ज्यादा लोगों का जीवन चलाने का रास्ता खुलता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो बात
1870 के पहले कभी समझी, सोची और लिखी, वो बात अभी 2009 में भी उतनी ही खरी और सत्य है और उतनी ही प्रामाणिक है जो आज से वो लगभग 140-145 साल पहले थी, और इतनी ही प्रासंगिक है। तो हम तो सब महर्षि दयानंद के पुत्र हैं, हम तो सब महर्षि दयानंद के मार्गी हैं, हम तो सब उनकी शिक्षाओं को लेकर अपने जीवन में